Everyone, welcome to our channel Legal Mind Maps. In this video, we are going to cover the topic Interpretation of Statutes, जो कि है subject Interpretation of Statutes का ये topic introduction video है ये first topic ये meaning इसमें हम cover करेंगे need for interpretation cover करेंगे act enactment statutes ordinance rules ये सब हम cover करेंगे इस video में. So let's start our video. सबसे पहले हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है. विदाउट रीडिंग द डेफिनेशन मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. जो कि हम कोई भी लॉ होता है उसको हम और भी ज्यादा सिंपल वे में अगर हम समझें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हम कोई बैरक पढ़ते हैं हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या पर्पस है उस बैरक का, क्या कहना चाह रहा है, कोई वर्ड हमें समझ नहीं आ रहा तो उसको समझते हैं हम. तो उसी को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि लॉ को एज इट इज उठा के कहीं लगाना नहीं है, आपको उसे समझना है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है समझना है, लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है लॉ मेकर, आपको ये समझना है, एंड क्या स्टोरी है उस लॉ की, वो क्यों बना था, किस सिचुएशंस में अप्लाई करना है, ये सब समझना है. तो ये सब इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है. ये लॉ को एज इट इज नहीं रखना, आपको उसे अच्छे से समझना है. जैसे इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अगर एक लॉ हुआ है पास, रूल कहता है कि नो व्हीकल अलाउड इन द पार्क. सो इफ वी टेक इट लिटरली इट कुड मीन नो बाइक्स टू. अगर हम व्हीकल की बात करें तो बाइक्स की भी बात होगी डेफिनेटली. बट इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे ना अगर हम, तो उसको डिकोड करेंगे अच्छे से इस लॉ को अगर हम समझेंगे. सो दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट मोटराइज व्हीकल, नॉट बाईसाइकिल्स. ठीक है, सो ये इंटरप्रिटेशन वर्क करता है, लॉ को अच्छे से खोल कर समझाता है हमको. ठीक है. सो बाकी डेफिनेशन है, इन कुछ वर्ड्स है जैसे डिकोडिंग ऑफ लॉ, डिकोडिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देम वेल, रिटन रूल्स. कोर्ट इंटरप्रेट करता है, फिगर आउट द ट्रू इंटेंशन बिहाइंड द रूल्स. कोई भी लॉ बनता है, कोई भी रूल बनता है तो कोर्ट इंटरप्रेट करता है कि क्या एक्चुअल रीजन था इसको बनाने के पीछे और किस सिचुएशन में इनको अप्लाई करना, ताकि वो समझ पाए और उस सिचुएशन में करेक्टली उस लॉ को अप्लाई कर पाए और कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे. So let's move further. Now, what is construction of statutes? Statutory construction is just another term for interpreting statutes. It's a fundamental legal process that helps us figure out what the laws are trying to say. एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें ये पता चलता है, हमें ये जानने को मिलता है कि लॉज कहना चाहते क्या है हमसे, वो बने क्यों थे और उन्हें यूज करना क्यों है. ठीक है, इट्स अ बिट चैलेंजिंग बट इट्स नेसेसरी टू मेक श्योर एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली अंडर द लॉ. तो ऑफ कोर्स इफ वी वांट टू यूज द लॉ तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम वो लॉ यूज क्यों कर रहे हैं. हम आईपीसी का कोई सेक्शन लगा रहे हैं या फिर हम कोई भी लॉ इम्पोज कर रहे हैं कहीं भी, तो हमें जानना जरूरी होगा कि हम इस सिचुएशन में ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है, so when we want to understand a law, the court use various tools and techniques. There are some principles and rules they follow to interpret statutes. Usually, courts go to simple and regular meaning of the words in the law, unless it's confusing or would lead to a wrong outcome. ठीक है, so क्या करता है कोर्ट जो है सिंपल और रेगुलर मीनिंग पे जाता है वर्ड्स की जो लॉ के अंदर यूज कर रखे हैं, जब तक वो कंफ्यूज ना करे. अगर वो कंफ्यूज कर रहे हैं वो सिंपल मीनिंग्स, तो कोर्ट जो है उस लॉ की हिस्ट्री चेक करता है कि ये लॉ हम जैसे पढ़ रहे हैं हम कुछ, फिर हमें रियलाइज होता है कि ये तो कुछ गलत है या फिर इसका समझ नहीं आया कि इसे ऐसे क्यों लगाया, क्या इन लोगों के साथ ये अनफेयर नहीं होगा या इस सिचुएशन में ये लॉ अनफेयर नहीं चला जाएगा. तो ऐसा अगर जब भी कोर्ट को लगता है तो वो जाके पीछे की हिस्ट्री उठा के देखते हैं कि जब ये लॉ आया था लॉ मेकर्स ने क्या सोच के लेकर आए थे, क्योंकि पुराना टाइम और अब के टाइम में देर इज डिफरेंस. तो हो सकता है वो लॉ अकॉर्डिंग टू दैट टाइम बना और इस टाइम में इस लॉ को अमेंडमेंट की जरूरत हो. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. अब हम कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन के डिफरेंस को समझ लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एज एन आर्ट फॉर्म. इसमें हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है. इसमें हमें जो मीनिंग है रियल लाइफ सिचुएशन से लगा के उसे अप्लाई करना पड़ता है. इंटरप्रिटेशन में इंटेंट बिहाइंड द वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट. जो भी स्टैट्यूट की वर्डिंग है ना, वर्ड्स है, उसके ऊपर जाना होता है. और इसके अंदर होता है हाउ द लॉ शुड बी इन्फोर्स्ड इन केसेस. तो केसेस में लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए. Uncover legislative intent, what the law states. Implement and enforce the law in specific cases. Analyzing language, sentence structure, organization. Analyze करना होता है language को. So आप समझ रहे हो कि interpretation is all about more, मतलब more into text, written form, language in some way, और construction more into कि उसे implement करना है, उसे apply करना है, उस law को impose करना है, किसी केस में use करना है, तो how we're going to do that, we have to check the history. This is all construction is all about. So adapting language to address circumstances. So this is kind of, you can say, practical thing, construction. Uncovering legislative intent, context, purpose, deciding how to put the law into practice again. So influences construction by establishing boundaries. Outcomes of cases crucial in interpreting laws. जो cases के outcomes आते हैं बहुत important होते हैं हमें किसी भी law को अगर interpret करना है तो. Then we'll come to objectives of interpreting statutes.
अंडरस्टैंडिंग लेजिस्लेटर्स इंटेंट, इसमें गोल क्या है कि फिगर आउट करना होता है व्हाट लॉ मेकर्स मेंट व्हेन दे क्रिएटेड अ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमें देखना पड़ेगा कि लॉ मेकर्स क्या सोच के उन्होंने एक लॉ बनाया है। इसमें क्या होता है, कैसे वो हम पता लगाएंगे, हम उसकी लैंग्वेज को एनालाइज करेंगे, ठीक है, लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, और हम कंसिडर करेंगे सिचुएशन जब वो लॉ बना था। देयर आर थ्री थिंग्स वी आर कवरिंग इन दिस, ओके। देन अचीविंग स्टैट्यूस पर्पस, गोल क्या है इसका, इंश्योर किया जाता है कि जो लॉ डज व्हाट इट सपोज टू डू, जो लॉ का काम है, लॉ जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस फुलफिल हो। और कैसे इंटरप्रेट द लॉ इन अ वे दैट मैचेस द गोल इंटेंडेड बाय लॉ मेकर, लॉ को उस तरीके से पढ़ा जाए जो तरीका लॉ मेकर ने सोचा था लॉ बनाते टाइम कि इस जगह पे इस लॉ को इस तरीके से यूज किया जाएगा। Then, protecting rights and freedoms. Interpret law without unreasonably violating people's right and freedoms. तो लॉ को हम समझेंगे बिना किसी अनरीजनेबल वायलेशन के, लोगों के हक को लेकर या फिर फ्रीडम, मतलब कुछ भी ऐसे गलत नहीं करेंगे। लॉ को इंटरप्रेट करते टाइम या फिर अमेंड करते टाइम या कुछ भी चेंजेस लाते टाइम, वी हैव टू मेक श्योर वी आर डूइंग एवरीथिंग पीसफुली। देन हाउ मेक श्योर द इंटरप्रिटेशन डजंट हार्म इंडिविजुअल्स बट इंस्टेड हेल्प देम। एड्रेसिंग स्पेसिफिक केसेस, interpret interpret a law in a way that doesn't negatively impact the economy or promotes welfare. Consider the broader effects on society in specific cases. Then, aids to interpretation of statutes. Statutory aids, definition, explanation, or schedules. Information within the law itself that helps understand its intent. इसमें वीडियो में ज्यादातर आपको एक ये दो चीजें बार बार आएंगी कि लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था, लॉ की लैंग्वेज पे फोकस करना है। ये दो चीजें जो है ना इस पूरी वीडियो के अंदर एक सम अप थिंग है जो आपको समझ के जानी है इस वीडियो से, कि लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था व्हाइल मेकिंग द लॉ, एंड लॉ की लैंग्वेज का एक्चुअल मीनिंग क्या था, लॉ को किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देन preambles, introductory statements providing context used to understand the purpose of law। कुछ ऐसी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स है जो कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड की गई है ताकि हम जो लॉ का पर्पस है वो समझ सके। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब अभी हम इस सिलेबस में आगे भी कवर करेंगे। शायद आपको इधर समझ ना आए तो आगे की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एक एक पार्ट को हम बेयर एक्ट कैसे जो हम पढ़ते हैं ना उसके क्लॉज क्या होते हैं, हर एक चीज को हम कवर करने वाले आने वाली वीडियोस में। तो इतनी टेंशन मत लेना, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। मार्जिनल नोट्स, समरीज इन द मार्जिन्स। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, ये भी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी। प्रियम्बल क्या होता है, इस पे भी बनेगी। सो मार्जिनल नोट्स समरीज होती है जो मार्जिन्स ऑफ स्टैचू, स्टैचूज की समरी होती है जो साइड में या कहीं भी लिखी होती है, जिससे एक छोटा सा एक समअप होता है स्टैचू का कि इस स्टैचू में ये सब चीजें गिवन है। ठीक है, ऑफरिंग इंसाइट इनटू की प्रोविजंस। नाउ नॉन स्टैट्यूटरी एड्स, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। अब नॉन स्टैट्यूटरी में क्या आता है, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स ऑफ डिबेट्स, जो भी पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है व्हेन द लॉ वाज मेड। तो records of debates, committee reports, speeches during parliament sessions, and how it will helps understand why a law was created. As I told you, हम हिस्ट्री में क्यों जाते हैं, हमें जानना होता है कि वो लॉ का रीजन क्या था। The only one thing why we want to go back. Dictionary definitions, what using standard dictionary to know the meaning of the word in law। हम डिक्शनरी की डेफिनेशंस भी तो यूज करते हैं कि हमें कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल बेयर एक्ट का कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो यूजुअली गो फॉर डिक्शनरी एंड हम देखते हैं कि उसका क्या मीनिंग है उसका। Example, in case the court use a dictionary to understand the term steal in a law। तो steal एक वर्ड हुआ, तो वो जाके डिक्शनरी में देखेंगे कि क्या मीनिंग है इस वर्ड का, राइट। केस लॉ, प्रीवियस केस लॉ, और किस किस चीजों के ऊपर हम ये सब जो एड्स पढ़ रहे हैं और किस किस चीजों के ऊपर हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन में। इंटरप्रिटेशन और क्या ही होता है, ये सब तो होता है लॉ को एनालाइज करना, अच्छे से सिंप्लीफाई करना। और किस बेसिस पे कर सकते हैं, हम पुराने केस लॉस को जाके देख सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि लॉ क्यों बना था, किस लिए बना था, और किस किस केसेस में अप्लाई हुआ है। कितनी बार तो प्रीवियस केसेस की वजह से जो फ्यूचर केसेस है उन पे इतना इन्फ्लुएंस इतना पड़ता है कि हम प्रीवियस केसेस के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर के केसेस के भी डिसीजन सुनाए जाते हैं। ऐसा होता है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का। Looking at how courts interpreted laws in the past, example, in a significant case, the court defined tobacco। एक केस था जिसमें कोर्ट ने बताया था tobacco based on lawmakers' intent, guiding how the law should be understood। ठीक है, तो अब जैसे एक केस था जिसके अंदर ना कोर्ट ने टबैको को डिफाइन किया था कि टबैको क्या है। तो उसी बेस पे लॉ मेकर्स का इंटेंशन, उनका गाइडिंग जो था, सब कुछ आया था कि इस तरीके से गाइडेंस रखो कि लोगों को समझ आए कि आप इफ यू आर सेलिंग इट ऑल्सो, तो लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए दैट कि व्हाट दे आर ईटिंग इट इज बैड और गुड फॉर हेल्थ। तो व्हेन विल कम टू रूल्स, तो इस वीडियो में हम रूल्स को बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर जल्दी से समझेंगे, बिकॉज इन सभी रूल्स के ऊपर एक डिटेल वीडियोस है, एक नहीं 3-4 डिटेल वीडियोस है, क्योंकि ये रूल्स यूनिट 4 में अलग से स्पेसिफाई है।
तो हम अभी इन रूल्स को बस थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। लिटरल रूल क्या होता है कि दिस रूल डिक्टेट्स दैट स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेट वर्ड्स फॉर वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर लिटरल मीनिंग। मतलब इस रूल में ये होता है कि जो स्टैट्यूट के अंदर वर्ड्स होते हैं ना, अगर हमें उसे इंटरप्रेट करना है, स्टैट्यूट को समझना है, लॉ को समझना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो बेसिक उसका रीजनेबल मीनिंग है उस वर्ड का। तो वो हमें समझना होगा और उसी के थ्रू हम समझ पाएंगे कि वो लॉ के अंदर रिटर्न क्या है। हाँ, जैसे हमें एक लॉ के अंदर 4-5 वर्ड्स जो समझ नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इशू हो रहा है उसे इम्प्लीमेंट करने में, तो वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। हम अपने आप से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, हम बाहर से कुछ नहीं लेकर आ सकते, हम आसपास का देख के कुछ नहीं समझ सकते। हमें उन्हीं मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर इम्प्लीमेंट करना होगा लॉ को। तो ये वर्ड के ऊपर बेस करता है लिटरल रूल, ठीक है। और जो लिटरल रूल कहता है हमें रिजिडली वही अप्लाई करना होता है। देन गोल्डन रूल्स, ठीक है। सो गोल्डन रूल क्या होता है, इस रूल के अंदर ये फ्लेक्सिबल रूल है। जैसे लिटरल रूल फ्लेक्सिबल नहीं था, उसे हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ता था। गोल्डन रूल इज नॉट अबाउट वर्ड टू वर्ड, वो लिटरल रूल से एकदम अलग है। वो रीजन बनाता है कि आपको एक रीजनेबल वर्ड्स के वर्ड ढूंढना है, मतलब आपको रीजनेबल, आपको जो इंटरप्रेट किस तरीके से करना है लॉ को, आपको रीजन देखना है लॉ का कि वो बना क्यों था, जो लॉ मेकर का इंटेंशन था वो क्या था उस लॉ को बनाने के पीछे, ठीक है, ताकि उसे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, या फिर पूरे लॉ का मीनिंग क्या है। मतलब जो भी तरीका इस्तेमाल करो, लेकिन वो लॉ को एक रीजनेबल मीनिंग पता चलना चाहिए हमें गोल्डन रूल में, और उसे सही सिचुएशन में सही तरीके से, ताकि हम इम्प्लीमेंट कर पाए। देन कम्स मिसचिफ रूल्स। मिसचिफ रूल को हेडन्स रूल भी कहते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बाय considering the issue of mischief that statute aims to remedy, and then interpreting the statute in a way that addresses the mischief। तो मिसचिफ में क्या होता है कि हमें ना लॉ पे पहले ना जो जज है वो चेक करता है कि इस लॉ का मीनिंग क्या है, उसके बाद इसे अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, पहले ये किस तरीके से अप्लाई हुआ था, तो वो रेमेडी पे फोकस करता है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी रूल में डाउट होता है तो डोंट टेक टेंशन, हम इन रूल्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हमारी बाकी की वीडियोस में। तो आप अभी जितना आपको समझ आता है ऊपर ऊपर से रूल्स, आप उतने समझ लीजिए। लीगल फिक्शन। अब लीगल फिक्शन का बहुत बेसिक मीनिंग है कि ना, कुछ ऐसे लीगल फिक्शन से, फिक्शन वर्ड से आप समझो कि लॉ को लगाया तो गया है, बट ये बात जो जिसने लॉ को इम्प्लीमेंट किया है ना उसे भी पता है कि सब लोग ना ये लॉ बोलने के लिए, ये हर कोई फॉलो नहीं करने वाला इस लॉ को, बट फिर भी जस्ट बिकॉज इट इज अ राइट थिंग टू इम्प्लीमेंट द लॉ, तो उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉलेज में ये बोला गया है दैट एवरीवन हैज टू वेयर अ यूनिफॉर्म, कि आप लोगों को, लॉ स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहन कर आनी है। लेकिन कौन इस चीज को, रूल को फॉलो करता है, ये बात जो आपके जिसने कॉलेज में रूल लगाया है उनको भी पता है कि ये कोई फॉलो नहीं करेगा, बट जस्ट टू शो दैट वी आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, उन्होंने वो ये लॉ, ये रूल जो है कॉलेज के अंदर लगाया है। तो सेम विद लीगल फिक्शन, एक लॉ लगाया जाता है, एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, बट उन्हें भी पता होता है कि वो एक्चुअली फॉलो उस तरीके से, रिजिडनेस और उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देन कम ageism generis. This rule states that when a list of specific item is followed by more general words, the general word should be interpreted to include only items of the same type or class as the specifically mentioned। मैं आपको इस रूल का अच्छे से मीनिंग समझाती हूँ। जैसे आप किसी लॉ है, उसके अंदर ये बोला गया है एक लॉ के अंदर कि डॉग्स डॉग्स cats and other animals are not allowed, ठीक है। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। अगर किसी लॉ में ये बोला गया है डॉग्स कैट्स एंड अदर एनिमल्स आर नॉट अलाउड, सो अदर एनिमल्स का मतलब क्या है, हम किसी को भी ले लेंगे? नो, हम सिर्फ डॉग्स और कैट जैसे एनिमल्स को लेंगे। तो जो डॉग्स और कैट्स है ना, ये तो हो गई हमारी स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। और जो स्पेसिफिक आइटम जिसकी इसमें बात की गई है, और अदर एनिमल्स हो गई हमारे जर्नल वर्ड्स, ठीक है, जिसकी बात इधर की गई है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जर्नल वर्ड्स को भी हम उसी तरीके से समझे जिस तरीके से हमने स्पेसिफिक आइटम्स को समझा है, कि डॉग्स और कैट्स और बाकी जो एनिमल्स बोले हैं उनके जैसे एनिमल्स।
अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लॉ को समझा जाता है। देन कम्स नॉस्किचर अ सोर्सेस। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो, so please don't mind that. This principle means that the meaning of a word or phrase is determined by the company it keeps. In other words, the context in which a word is used help to ascertain its meaning. So let's understand this principle. तो इसका बेसिक मीनिंग है कि आपको अगर कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी समझने में इंग्लिश के अंदर पहले। जैसे अनसीन पैसेज आते हैं उसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाया करते थे और वो समझने में मुझे बड़ा इशू होता था। तो मैं क्या किया करती थी कि मैं ना उसके आसपास के वर्ड्स को समझा करती थी, उस पूरी लाइन को अंडरस्टैंड किया करती थी और उस लाइन में वो जो एक वर्ड था ना उसको थोड़ा रुक के समझती थी। जब मुझे लाइन समझ आ जाती थी, सेंटेंस समझ आ जाता था, तो उससे मुझे अंदाजा लग जाता था कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग हो ना हो यही होगा। तो ऐसे ही इस ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको कोई एक वर्ड समझ नहीं आ रहा है, जो भी वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप आसपास के वर्ड्स के मीनिंग को समझिए। तो आपको वो वर्ड का मीनिंग भी समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग यही होगा। तभी जाके सेंटेंस जो है एक रीजनेबल सेंस बनाएगा। ठीक है, देन कम्स regendo singular singulis. This rule directs that word in a statute should be understood distributively, meaning each term should be given its own meaning and not be interpreted to mean the same thing. तो इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज ये बताई गई है कि हर टर्म का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, ओन मीनिंग एंड नॉट बी इंटरप्रेट टू मीन द सेम थिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम ये सोचेंगे कि हमको वर्ड समझ आ जाएंगे, ऐसे ही हम इसमें ऊपर वाले प्रिंसिपल से एकदम ऑपोजिट चीज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला प्रिंसिपल था, दैट प्रिंसिपल, इसमें क्या था, हम आसपास के वर्ड्स के थ्रू हम मीनिंग को समझते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हर वर्ड का अपना एक मतलब है और हमें उस वर्ड के मतलब पे ही रहना है। ठीक है, देन कम्स जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। इसको ट्रांसलेट करेंगे, जर्नल थिंग्स डू नॉट detract from special things. So this principle signifies that specific provision prevail over general ones is legal interpretation. तो जब दो principles आ जाते हैं, एक या दो laws आ जाते हैं, हम law से समझते हैं। एक आता है specific law और एक आता है general law। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम, उससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे कि एक जनरल लॉ ये कहता है कि हाईवे पे आप कार की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर रख सकते हैं, और वहीं पे स्पेसिफिक लॉ ये कहता है कि ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन कार की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर रखनी है आपको। बट अब आपने फॉलो किया जनरल रूल उस टाइम पे जब स्पेसिफिक रूल उसके ऊपर अप्लाइड था। तो अब जब आपका केस देखा जाएगा ना, जब कोई गलती हो जाएगी आपसे, तो वो स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ना कि जर्नल के ऊपर। तो वो यही बता रहे हैं कि जनरल रूल के ऊपर स्पेसिफिक हमेशा भारी पड़ेगा। ठीक है, देन एक्सप्रेसियो आनियस एस्ट एक्सक्लूजन altris. I tried to pronounce it correct. This Latin maxim means the expression of one thing implies the exclusion of another, indicating that when something is explicitly mentioned, it implies the exclusion of other not mentioned. अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक लॉ लिया है जिसमें हमने बात की है एप्पल की और ऑरेंज की, आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक एग्जाम्पल, मैं इसमें कोई लॉ नहीं लगा रही हूँ, एप्पल की और ऑरेंज की, तो हम ये सोचेंगे ना कि इसके साथ हम बाकी फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स कैटेगरी की बात कही है हमने। नो, इस प्रिंसिपल का डायरेक्ट मतलब है जिस चीज के ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है या जिस चीज के बारे में बात की गई है लॉ के अंदर, जो एग्जैक्टली वो एक चीज जो वर्ड है, लॉ उसी चीज के बारे में है। आप ये नहीं समझ सकते कि अच्छा लॉ फिर इन कैटेगरीज में ये और इसमें और भी इस कैटेगरी में और भी चीजें आती तो उसके बारे में भी। नो, लॉ इज अबाउट दैट वन सिंगल थिंग जो मेंशन की गई है लॉ के अंदर। तो ये उस टाइप का इंटरप्रिटेशन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नहीं भी अगर थोड़ी सी भी डाउट्स आते हैं तो मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको, ये मैंने बहुत छोटी एक्सप्लेनेशन दी है इन सब की। बहुत ही अच्छे से हम इनको आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। उससे पहले अभी जो आने वाली वीडियोस है ना उनमें आप अच्छे से टर्म्स को, वर्ड्स को, इन सब चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। तब जब हम इन वीडियोस पे पहुंचेंगे रूल्स की, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। ठीक है।
होप आपको वीडियो समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ईज़ी नोट्स लेकर आऊँ और बेस्ट आपको एक्सप्लेन करूँ। फिर भी अगर कुछ भी इश्यू होता है तो प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट बॉक्स में अपने इश्यूज़ को या फिर अपने डाउट्स को बता सकते हैं। थैंक यू।